नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। आखिर कैसे लाल आतंक पहली बार दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 70 साल से आतंक का खूनी खेल खेलने वाले नक्सली कैसे एक के बाद एक या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसी मकसद पर आगे बढ़ते हुए गृह मंत्रालय ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों को फाइनल वॉर करने की हरी झंडी मिल चुकी है। यही कारण है या तो धड़ाधड़ नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। करीब महीने भर पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम मारा गया और अब बीजापुर में 26 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा कांकेर में भी 4 नक्सली सुरक्षा बलों के शिकार बने हैं। बीजापुर के गंगालूर इलाके में गुरुवार तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 30 नक्सली मारे गए और बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड के एक जवान बलिदान भी हुए। इसी तरह कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। सभी नक्सलियों के शव और हथियार, गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सुरक्षा बलों को बधाई दी। साथ ही दावा किया कि 1 साल के भीतर नक्सलवाद के खात्मे का कर दिया जाएगा पूरी तरह से। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है। ये बड़ा ऐलान है, लेकिन बड़ा सवाल भी है कि पिछले 70 साल से नासूर बने नक्सलवाद से छुटकारा क्या वाकई मिल पाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा गया है। बहुत बड़ी सफलता है और लगातार जब से हमारी सरकार बनी है नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में लगातार सफलता मिल रही है। और आज बीजापुर जिले में जो 30 नक्सली ढेर हुए हैं, इसी दिशा में हमारे सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गई थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर एवं 8 डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सब के परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा है? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शरारती
कार्रवाई बाकी है। शरणार्थी होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सिमौर इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन या मार डिवीजन का कैडर्स और पीएलजी कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो नक्सलवादियों ने जो दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, सुरक्षा बलों ने बीजापुर और जो सुकमा जिले हैं, वो जो छत्तीसगढ़ के जो है सीमावर्ती जिले हैं, बड़ा ऑपरेशन किया और उसमें 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक जगह 26 नक्सली मारे गए और एक जगह कांकेर में 4 नक्सली मारे गए, एक जवान शहीद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले लगातार कुछ समय से नक्सलवाद पर इतनी ज़बरदस्त चोट हुई है कि केंद्र सरकार अब दावा कर रही है 1 साल के अंदर नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर देंगे देश से। ये बहुत बड़ा ऐलान इसलिए है कि नक्सलवाद दरअसल एक सोच है। केवल ये हथियारों से लड़ने वाले, गुरिल्ला वार करने वाले खूंखार लोग ही नहीं हैं, बल्कि एक सोच है। ऐसा मानते हैं ये नक्सलवादी कि दबे कुचले मजदूर वर्ग जो है वो जो सरकार है उससे क्रांतिकारी, बंदूक की नोक पर ही क्रांति करके, बंदूक के दम पर जो क्रांति करके ही वो भला कर सकते हैं। मुख्य धारा में शामिल होना चाहते नहीं हैं, लगातार अपने जैसे लोगों को भड़काते हैं और ये बहुत सालों से हो रहा है। 1967 की बात है, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जगह है जहां पर चारू मजुमदार और कानून सान्याल, इन्होंने जो है इस विचारधारा की स्थापना की थी, संगठन की स्थापना की थी, जो कि मार्क्सवाद लेनिनवाद जो चाइना में जो सफल रहा था एक दौर में, उससे प्रभावित थी और ये माना गया था कि इस देश में भी जो है इसी तरह वो क्रांति कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह सफल नहीं पाए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ इलाके, यहाँ पर जो है नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा ली। जो जिन इलाकों में विकास नहीं हो पाया उस दौर में, वहाँ पर के लोगों की सोच इन्होंने बदल डाली और उसके बाद लगातार जो है ये हावी होते रहे। कई बार चोट की, आपको याद होगा 2013 में कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ में मार दिए गए थे, 30 लोगों को नक्सलवादियों ने मार दिया था। तो समय समय पर ऐसे वो हमले करते रहते हैं, कहीं 20 कहीं 10 ऐसी खबरें आती रहती हैं सुरक्षा बलों का, पर जो है वो हमले करके वो सफाया करते हैं। बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये हमले करते हैं और खूंखार, बिल्कुल आतंकवादी है, विद्रोही कहा जाएगा इनको। लेकिन ये किसी भी सभ्य समाज के लिए हिंसा की बात करना ये ठीक नहीं है। अब केंद्र सरकार कह रही है इसका खात्मा करने की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। कि इनके दावे में कितना दम है, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार दावों में कितना दम है। तौकीर रजा साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है तौकीर साहब। प्रगति वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सिंघल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस अफसर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तौकीर रजा साहब आपके पास आना चाहेंगे। जो नक्सलवाद जो है वो गंभीर समस्या पिछले कई दशक से देश झेल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह अब ये कहने की पोजीशन में आ गए हैं। पिछले 1 साल से लगातार वो दावे कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को इस देश से हम समाप्त कर देंगे। तो ये किस तरह का दावा है, क्योंकि अब तक तमाम दावे किए गए वो सफल नहीं हो पाए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल में बैठे सभी प्रवक्तागण और आपको और आपके दर्शकों को सभी का मेरा नमस्कार जी। देखिए, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने को बल चले। तो ये हमारे जवानों की ये जो शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमने कहा था आप हमारे एक जवान को मारोगे, हम 100 जवान पैदा करेंगे। ये दिखा दिया हमारे जवानों ने और डीआरजी साथियों ने, जो ये अपने आप में उपलब्धि है कि अभी तक लगभग 350 से ज्यादा नक्सलियों को हमने मात्र 15 महीने की सरकार ने मार गिराया। इसके पहले कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। अगर आप बात करें आत्मसमर्पण की, तो आत्मसमर्पण जो है लगभग 1100 के आसपास नक्सली जो है आत्मसमर्पित हो चुके हैं और 1261 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जब्त हथियार जो है 535 तो सिर्फ जो है AK-47 और इस टाइप के हथियार हैं, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे हथियार भी इनसे जब्त किए गए हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। 249 किलोमीटर से ज्यादा जो है 50 जो मार्ग जो है वो बनाए गए हैं इन 15 महीनों के अंदर और 9 पुल बनाए गए हैं सिर्फ नक्सलगढ़ के नक्सल क्षेत्रों में। और उसके अलावा भी हमने जो नियत नल्लार योजना के अंतर्गत जो काम किया है,
जो उपलब्धि पैदा की है कि उनको अपने और जो इनकी मानसिकता जो वे विचारधारा लेके चल रहे थे नक्सली, और हमारे जवानों को, हमारे देश के प्रदेश के जवानों को जो बहकाया जा रहा था गांवों से और डराया जाता था, वो उसको नियत नलार योजना के तहत हम जब वहां पर विकास दिए, वहां बिजली, पानी, जो उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका निराकरण जब हमने किया, तो उसका नतीजा हमको बहुत अच्छा निकलने लगा। और इसके कारण भी आज जो है जो जनता की जो सरकार है, नगरी जिसको बोलते हैं हम, नगर निगम की सरकार भी, हम उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पर वोट बैंक साधने में सफल हो गए, वोट बैंक निकालने में सफल हुए। जो कभी वहां पर वोट पकड़े नहीं गए, ऐसी जगहों से भी हमने वहां पर वोट जो है वहां पर निकाले हैं, वोट दिए हैं वहां के लोगों ने। छत्तीसगढ़ की तो ये बात कर रहे हैं अपने तोकरे साहब, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं आप खास तौर पर। ये मैं बस्तर की बात कर रहा हूं, जी। जहां बस्तर में नक्सलों का क्रूर जो हमला होता था, क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि लोग भय खाते थे उस क्षेत्र में जाने से। आज ये स्थिति कि हम लोग मात्र उसको 3 जिलों में समेट दिए हैं, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सॉरी, 4 जिलों में। इन 4 जिलों में समेटने की वजह से आज स्थिति आज ये है कि या तो हमने, हमारी साफ सुथरी नीति है, या तो आप बैलेट पे विश्वास करो, वरना बुलेट अगर आप चलाओगे तो हमारे पास भी बुलेट है। हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करने वाले। संविधान को मानना है अगर आपको, तो आपको बुलेट छोड़ना पड़ेगा और बैलेट पे विश्वास करना पड़ेगा। इसी वजह से ये नीति हमारी कारगर साबित हुई। हमने आर या पार की लड़ाई जो है हमारे जवानों ने करी, और उसका नतीजा ये है कि आज आंध्रा में भी, यहाँ छत्तीसगढ़ से जो नक्सली हैं कुछ आंध्रा में भी सरेंडर किए। अभी उसकी मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ में जितना सरेंडर किए हैं और छत्तीसगढ़ मारे गए हैं और छत्तीसगढ़ जितने गिरफ्तार हुए, मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं मात्र 15 महीने में। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह नीति है माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी की, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री साय जी की, और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी की। ये मिलकर एक जो प्लान बना के कार्य कर रहे हैं और सभी राज्य मिलकर कार्य साथ दे रहे हैं, ये उपलब्धि इसकी वजह से हो पाई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मार्च 2026 का हमारा टारगेट है माननीय अमित शाह जी का, मेरे को लगता है कि मार्च तो बहुत दूर की बात है, हम दिसंबर 25 के पहले ही हम इसको जो है हम अपना उनका टारगेट को पूरा कर लेंगे और हम समूल नष्ट कर देंगे। आर या पार की सीधी लड़ाई है, साफ सुथरी लड़ाई है। हम इसकी वजह से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करने वाले। हमने सीधा बोल दिया, आप आइए, सरेंडर करिए, और हमारी नीति को अगर आप मानते हैं, हमारे देश की को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, विजन 2047 माननीय शाह जी का जो है स्वप्न है, उसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार रहिए मरने के लिए। तो बिल्कुल जो स्पष्ट तहत जवान हमारे जो मार रहे हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कंप्रोमाइज एक ही शर्त में कि आप बुलेट तो छोड़िए। इससे पहले भी काफी बार ऐलान होते रहे, लेकिन उस तब उसका कई कारण थे जो पूरे नहीं हो पाते। प्रगति वाजपेयी जी, साफ साफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी 15 महीने पहले, तो वो सहयोग नहीं करती थी केंद्र को, और तमाम चीज़ें ऐसी अड़ंगे डाले जाते थे जिसकी वजह से आतंक नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान जो है वो कामयाब हो नहीं पाता था, क्योंकि नक्सलवादी जो है वो छोटे छोटे जंगलों में छिपे हुए हैं। वहाँ लोकल जो राज्य सरकार है उसका जोर रहता है, उसकी सरकार का इनपुट रहता है पूरा वहाँ पर, इसलिए उसका सहयोग जरूरी है। प्रगति वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आपको? प्रगति वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? लगता है आपको संपर्क नहीं हो पा रहा। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी साहब, आपने देखा होगा अपने दौर में कि जिस तरह से नक्सलवाद पर लगातार हमला होता रहा, उतने ही जोरदार पलटवार करता रहा नक्सली। तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े नक्सलवादियों के नाम भी सुने हमने, और हिडमा का नाम आजकल बिल्कुल चर्चा में है। एक दौर में विजय हुआ करते थे, और उससे पहले जयराम जो मारे गए पिछले महीने। तो ये सब जो है ज्ञान प्रकाश जी, तो ये नक्सलवाद का अभी क्या हो गया? पहले क्यों नहीं हो पाता था नक्सलवाद पे जो खात्मे की बात, अब क्यों एकदम से की जाने लगी? क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, नक्सलवाद की आपने जो शुरुआत बताई वो बिल्कुल वहीं से थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ा होमवर्क करके आए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा मैच्योर बातें कर रहे थे। पहली बात तो इसकी जड़ ही थी कि मुझे सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए। तो वर्तमान सरकार, जो भी सरकार थी, उन्होंने इनके लिए एक एक करके योजनाएं तमाम बनाई, शिक्षा बनाई, सड़कें बनाई, इंटरनेट दिया, और कौशल विकास योजना की तरह इनको मजबूत किया। ये सारी चीजों का अभाव था। मैं खुद भी बभनी के इलाके में रहा हूँ, दुर्जी के इलाके में रहा हूँ, और हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, उनकी ही कंपनी थी रामगढ़ में जो रामनगर की थी, इसी उसको उड़ा दिया गया था। मेरे ही मित्र थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मुठभेड़ की थी और 11 नक्सलियों को मार गिराया था लालगंज में। कर्मा नामक एक क्षेत्र में भी एक गाड़ी उड़ा दी गई थी मिर्जापुर में। लेकिन उस समय
नेतृत्व जो है बहुत अच्छे लोगों के हाथ में दिया जाने लगा। तो यूपी का नेतृत्व और उनको समाज के साथ जोड़ना, उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ देना, ये सारी चीजों को पहले किया गया। आज की ठीक स्थिति वही हो गई है। पूरे भारत में पहली बात इनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई और कुशल नेतृत्व प्रदान किया गया, कुशल प्रशिक्षण अलग तरीके का दिया गया। जैसी ट्रेनिंग नक्सलियों की थी, ठीक वैसी ट्रेनिंग हमारे जवानों को भी दी गई, हमारे अधिकारियों को भी दी गई। उनको वहां रहना बड़ा आसान नहीं है, लगता है ना, जंगलों में इस गर्मी में पानी का न मिलना और सारी परेशानियां, खाना पीना, इन सारी चीजों के लिए प्रशिक्षित किया गया, इनको हमारे जवानों को किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या किया गया, हमने आक्रमणकारी नीति अपनाई। वो आक्रामक थे तो हमारे जवान ने, हमारी पुलिस ने, हमारे जो नेतृत्व करता थे और साथ में जो राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी अटैकिंग मोड पे आ गए, डिफेंसिव मोड पे नहीं थे। आप मारोगे हम भी मारेंगे, आप एक मारोगे हम 10 मारेंगे। ये सारी चीजों को उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें बता दिया गया कि आपकी सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं हमने दे दी है। दूसरी बात, हमने बहुत मजबूत, इसके बिना काम ही नहीं चलता, मैं जो कहने जा रहा हूँ, गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत किया। तो गुप्तचर व्यवस्था ऐसे मजबूत नहीं होगी जब तक कि आप वहां इंटरनेट नहीं देंगे, जब तक आप वहां शिक्षा नहीं देंगे, जब तक आप वहां स्वास्थ्य नहीं देंगे, जब तक आप सड़कें नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उनका समग्र विकास नहीं करेंगे, आपके पास गुप्तचर पैदा ही नहीं होगा। गुप्तचर पैदा किया और बहते हुए नक्सल युवकों को अपनी पुलिस में भर्ती किया, उनका मार्गदर्शन लिया, उनकी मदद ली और धीरे धीरे उनकी कमर तोड़ दी। अभी आपने बताया कि एक डेट फिक्स किया है माननीय गृह मंत्री जी ने जी। मैं सब बातें नहीं जानता जी। उन्होंने कोई होमवर्क बनाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 31 की 26 में हो जाए या 31 की 27 में हो जाए, 70 साल की व्यवस्था को 2 साल में भी खत्म कर दिया जाए तो ये कोई बहुत हल्की फुल्की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि 70 साल जो एक गलियारा बनाया जा रहा था, भारत को बीच से फाड़ देने की कोशिश की जा रही थी, और ये कौन कर रहा था, किस लिए कर रहा था, आपको पता है। ये सारी बाहर के देश करते हैं कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत न होने दिया जाए, तो नक्सलवाद पनपा दिया, खालिस्तान पनपा दिया, दंगे करा दिए। ये उनकी बड़ी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के साथ साथ भारत की अर्थनीति को बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस समय की जो मौजूदा सरकार या राज्य सरकार या किसी भी राज्य की सरकार, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की हो, उनको मालूम हो गया है कि अर्थव्यवस्था जब तक हमारे राज्य की मजबूत नहीं होगी, हमारे युवकों के हाथ में रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी और उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना नहीं होगी, तब तक ये नक्सलवाद, संप्रदायवाद, दंगे होते रहेंगे। इन सारी चीजों पर बड़ा मिलजुल करके योजना बनाई राज्य ने भी। और एक बात और, जो ये योजना बनी उसमें ये नहीं देखा गया कि ये सरकार किसकी है, वो सरकार किसकी है, ये राज्य कौन सा है, वो राज्य कौन सा। ये समग्र नीति बनी, इसमें कॉमन चीज एक ही थी, राज्य कोई भी हो, पुलिस कोई भी हो, फोर्स कोई भी हो, लेकिन टारगेट सिर्फ एक था, वो था नक्सलवाद। इसलिए सफल हो गए और सफल होते रहेंगे। डेट पे मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसका औचित्य भी नहीं है। जिनके लिए वो जो मांग कर रहे थे, तो सारी दे दी गई, बिना शस्त्र के दे दी गई। मुझे लगता है उन्हें हथियार डाल देना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो मुख्य धारा में जोड़ने में क्या क्या दिक्कतें हैं? प्रगति वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है? अतुल सिंघल साहब, जिस तरह से गृह मंत्री दावा कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के लगातार बता रहे हैं कि देखिए पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, 2019 में तो उन्होंने आंकड़ा जारी किया था कि हमने 11 बैठकें मुख्यमंत्रियों के साथ की नक्सलवाद के मुद्दे पर और करीब 90 बैठकें जो है पूरे साल में एजेंसियों के साथ की। यानी लगातार गृह मंत्री जो है नक्सलवाद को लेकर कितने गंभीर हैं और शायद कहीं ना कहीं अगर नक्सलवाद जैसा वो कह रहे हैं खत्म होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जुड़ेगी, एक लौह पुरुष के तौर पर जो उनकी छवि और मजबूत होगी। तो क्या देखते हैं आप, इस तरह भी जो है सरकार का ध्यान है? बिल्कुल नवीन जी, देखिए निश्चित तौर पर, और प्रधान जब ये गृह मंत्री ने कोई बात की है तो पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने बात की है, और जिस प्रकार की छवि गृह मंत्री की है वो इस बात को इंगित भी करती है कि उन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। और मैं तो खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं, वहां पर भी किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर विद्रोही थे और आतंकवाद था, उसको भी उन्होंने काबू करने का
कार्य किया, उस बात का मैं साक्षी रहा हूं। और यही बात जब उन्होंने लगातार होमवर्क किया गृह मंत्री ने, और इतने ठोस तरीके से ये बात कही है। और इसमें साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो आपने भी शुरू में अपने ओपनिंग में कही थी, कि वो सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने की अभी उन्होंने बात की है, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है, जो अर्बन नक्सलाइट हैं या जो अपने आप को अनार्किस्ट लोग बोलते हैं, उसको सोच को हो सकता है खत्म होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जिस प्रकार से लगातार नकेल कसी गई है और गंभीरता के साथ, एक अच्छी मंशा के साथ, तो मुझे लगता है कि इस जो उपलब्धि को हासिल भी कर लेंगे, इस गोल को भी हासिल कर लेंगे। और अभी जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि सरकार ने हर मोर्चे पर कार्य करने का काम किया है, क्योंकि जवानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, साथ में सुविधाएं भी वहां पहुंचाई गई हैं, और इसके अलावा दूसरे कार्य भी किए हैं। तो ये एक अच्छी सोच है, सकारात्मक कदम है, और जब उनकी इस घोषणा को एक सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए और मान के चलना चाहिए कि जो उन्होंने टारगेट लिया है, जो लक्ष्य लेकर चले, उसको वो अवश्य पूरा करेंगे और तय समय सीमा में उसको पूरा कर लेंगे। नवीन जी, तरह से ये कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं अतुल जी, ये आपको इसमें सियासत भी देखते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस नहीं कर पाई अपने कार्यकाल में, इतने लंबे समय कांग्रेस ने राज किया और उनका जो है एजेंसियों से तालमेल नहीं था, लगातार जवान जो है शहीद होते थे, बार बार कहा जाता बदला लेंगे, लेकिन कभी बदला लिया जा नहीं सका। और बार बार हम देखते थे 2000 इससे पहले कभी 25 मारे जा रहे हैं जवान, कभी 30 मारे जा रहे हैं, एक बार 30 मारे 2013 में, जब उसमें कांग्रेस के नेता भी मारे गए थे जो है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं सुनाई देता है पिछले 2-3 सालों में, खासतौर से जहां पर अब नक्सली मारे जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर देखते हैं इसको आप? ये निश्चित तौर पर ये सारी राजनीतिक चीजें तो हैं ही, और जो मंशा की मैंने बात की, अगर गंभीरता से, अगर सही मंशा से कोई सरकार काम करना चाहेगी या करती है, तो उसको हासिल भी वो करती है। और जैसे अभी बताया कि प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी समस्याओं को दूर किया गया, और उसके सामने जो सरकार ने चुनौती की तरह इसको लिया। जो कांग्रेस सरकार थी या जो भी पुरानी सरकारें नहीं, उसकी ऐसी मंशा नहीं थी। और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है, या जिसको आप लेनिनवाद से जोड़ते हैं, जिसको आप मार्क्सवाद से जोड़ते हैं, उसका सपोर्ट भी कहीं ना कहीं रहा। और अलग अलग सरकारों की अपनी अलग अलग जो वो एक सामने लेकर चलते हैं कि उनको क्या काम करना है। डिवाइड एंड रूल का जो है वो भी, जब तक समस्याएं नहीं होंगी तो कैसे उनको वोट मिलेंगे, कैसे समस्याओं का समाधान हो गया तो शायद वोट मिलना बंद हो जाए। बहुत सारे इसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार का काम है, और जो मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जो बयानबाजी है वो एक अलग होती है, और होनी भी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का काम है ये। एज ए पत्रकार मैं इस बात को कहूं कि भाई बिल्कुल कांग्रेस ने इस काम को नहीं किया, या उसको पूरी तरीके से आरोप लगाया जाए, तो बहुत ज्यादा उचित तो नहीं होगा। लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने है कि किस प्रकार से सुकमा के अंदर भी हमारे जवान मारे गए, और आतंकवाद तो पूरे देश में, आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा कि कैसे जवान मारे गए, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, हर जगह इस तरह की आतंकवादी वारदात जो होती थी, वो कम से कम अब तो नहीं देखने को मिल रही है काफी लंबे समय से। बिल्कुल। तौकीर रजा साहब, देखिए कांग्रेस लगातार ये कहती है कि इधर कुछ सफलता जो मिली है जो सुरक्षा बलों को, वो बीजेपी की वजह से नहीं है। ये जो आधुनिक हथियार हमारे पास आए हैं, जो सैटेलाइट से मदद मिल रही है, जो ड्रोन कैमरे आ गए हैं, मैपिंग इमेजिंग जो हथियार आ गए हैं, जो कैमरे रात में देख सकते हैं, इन वजहों से जो है सुरक्षा बलों को बढ़त मिली है। उसकी वजह से जो है ये हो पाया है। पहले ये सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसलिए उस तरह से नहीं हो पाता था, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि अभी जो आपने बताया, इतने सारे हथियार और सारी चीजों, मैपिंग कैमरे आ गए हैं, और इसके कारण से काफी फर्क पड़ा है। लेकिन इसके पहले सरकारों की इच्छा शक्ति थी ना। क्या पहले ये कैमरे नहीं थे? क्या पहले सुविधाएं, ये फैसिलिटीज नहीं आती थी? सब आती थी। आज 10 साल पहले भी आती थी, 20-15 साल पहले, उसके पहले सब इजाद हो चुके थे। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। आपके गृह मंत्री तो ये स्थिति थी कि यहाँ तक जब आए, रायपुर राजधानी तक, बस्तर जाने का प्रोग्राम था, नहीं बोले मैं नक्सली क्षेत्र हुए बहुत ज्यादा, हम वहां नहीं जाएंगे। यहीं से वो वापस हो गए। और हमारे जो गृह मंत्री है वहां जाके दंतेवाड़ा में उनके जो क्षेत्र है उसके जाके सीने में एकदम पैर रख के वहां पर जाके 24 घंटा रह के दिखा रहे हैं। तो ऐसा गृह मंत्री चाहिए, वो जज्बे वाला, वो करके दिखाए। और इच्छा शक्ति की बात होती है सारी चीजें। और दूसरी बात, ये बढ़ने की बात, ये बढ़े कैसे? आप देखिए, अभी आपने बात की कि कानू सन्याल और जो है आपका चारू मजूमदार, ये दो लोग 1967-68 में जब इन्होंने बनाया था, उस टाइम सरकार किसकी थी वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने उसे बढ़ाया, पाला पोसा, और वहां से बड़ा कल तो बिहार में, वहां भी उन्हीं की सरकार थी, वहां से बड़ा उड़ीसा में, वहां भी उनकी सरकार थी, वहां से बड़ा इधर मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी, आंध्र बड़ा, आंध्र में उनकी सरकार थी। तो ये सरकारें जो है उनको पोषित करते रही। जब जब इनकी सरकारें आई उन्होंने पोषित किया है। आप उनको उठा के इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इनकी सरकारें आई इन्होंने कभी भी ठोस एक बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी?
क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मान के उनको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के तरीके से, वोट बैंक की राजनीति के तरीके से इच्छा शक्तियों को अपनी मजबूत नहीं करते। नक्सलवाद से कौन सी वोट बैंक? वो तो खुद वोट देते नहीं है, वो तो वोट का भी बहिष्कार करते हैं। देखिए, वोट का वो बहिष्कार करते हैं, लेकिन वोट तो अपने हिसाब से गिरवाते हैं ना साहब। वोट तो उन्हीं के हिसाब से गिराते हैं जो उनको खरीदता है, उनको पैसा देता है। तो ये तो उनको पैसा देके खरीदने की कोशिश करते थे। हमारी सरकार ने हमेशा उस पर लगाम लगाने की कोशिश करी। हम ये नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। प्रगति वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आपको? जी मेरे को आ रही है। प्रगति वाजपेयी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आवाज आ रही है आपको? उनका म्यूट है माइक, मेरे ख्याल से अपना माइक जो है ऑन कर लीजिए तो आवाज आएगी। जी तौकीर जी, पूरा करिए। प्रगति जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। प्रगति जी, आप जो कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए जो नक्सलवाद है, बीजेपी ने संकल्प करके जो है इसको खत्म किया है, कांग्रेस के पास वो संकल्प नहीं था, इसलिए जो है लगातार इतने सालों तक समस्या बढ़ती चली गई। देखिए, इतने बड़े नेशनल चैनल पर बैठकर भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों को सिखाया जाता है। उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। नक्सलवाद की जो जड़ थी, आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक पिछड़ापन, उनके ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, ना उन तक पहुंचने के लिए रोड थी, तब नक्सलवाद बढ़ा था। जैसे जैसे समय हो रहा है, जैसे जैसे प्रगति हो रही है उन क्षेत्रों पे, नक्सलवाद की समस्या कम होती जा रही है। देखिए, सलवा जुडूम चलाने वाले सबसे बड़े यदि कोई नेता थे, सबसे पहले जिन्होंने नक्सल विरोधी गतिविधि चालू की थी, वो शहीद महेंद्र कर्मा जी थे। और महेंद्र कर्मा जी के कारण लोगों में उत्साह आया था कि नहीं, नक्सलियों को हमें जड़ से खत्म करना है। वोट बैंक की राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। कहीं पे भी बात होती है तो वोट को सामने लेकर आ जाते हैं। यदि नक्सलियों से सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ तो 2013 में झीरम की जब धरती लाल हुई थी, सुकमा जिले की दरभा घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, जब नक्सलियों ने हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं को मार दिया था, हमारे नेता शहीद हो गए थे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा यदि किसी ने भुगता है नक्सलवाद का, तो कांग्रेस ने भुगता है। ये यहाँ बैठे इस तरीके की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद आंध्र प्रदेश से लगे हुए कुछ उन हिस्सों पर पहले भी सिमटा था, आज भी। गृह मंत्री अमित शाह जी की भी आप बात सुने तो उन्होंने पिछला उनका एक इंटरव्यू है, यूट्यूब में है, उन्होंने ये कहा था कि मैं 31 मई 2025 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। 26 का है, 26 आज उन्होंने कहा है 26 में करेंगे। आज वो 26 की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यदि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाए तो। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि कांग्रेस के शासन, मैं भी सुन रही थी जब मैंने ज्वाइन किया तो तौकीर रजा साहब कह रहे थे कि हमारे गृह मंत्री वहां जाकर खाना खा। अरे तौकीर रजा जी, मुझे आपको ज्ञात होगा, पीछे देखिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब चैनल्स में सर्च कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री भी दंतेवाड़ा, बस्तर और सारे वहाँ जितना भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लगातार वहाँ के दौरे किए, लगातार वहाँ का विकास किया, जिसके कारण आज नक्सलवाद छट रहा है। जिसके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन शुरू किया। नक्सलियों के पास जाकर नक्सल क्षेत्रों में लगातार उन्होंने दौरा किया, विकास किया, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश में नक्सलवाद कम हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों की बदौलत है। हमारे जवानों को सैल्यूट है जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया। और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो, छत्तीसगढ़ की सारी जनता यही चाहती है। राजनीति से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति यही चाहता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो। जी ठीक है, नक्सलवाद को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, तो जो है इस पर चर्चा लगातार जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन सवालों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के जरिए महिलाओं और बाल अधिकारों के साथ ही माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार दिए गए हैं।
इस दूरदर्शी कदम से माता पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और साथ ही इस फैसले से पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। यूसीसी अभिभावकों को संतान की अर्जित संपत्ति से गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत। आज बात करें नक्सलवाद की। देश से 1 साल के भीतर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। 70 सालों की समस्या केवल 1 साल और। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। आज जो है और जब 30 नक्सली मारे गए हैं बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के इस सीमांत जो जिले हैं इसके जंगलों में मुठभेड़ हुई है नक्सलवादियों से, और 4 कांकेर में और 26 जो है वो बीजापुर में मारे गए हैं। इसके बाद ये बड़ी बहस शुरू हो गई क्योंकि गृह मंत्री ने बहुत सारा काम किया है, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। इस पर चर्चा कर रहे हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। तौकीर रजा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रगति वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, अतुल सिंघल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी साहब हैं, पूर्व IPS। चतुर्वेदी साहब, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। ये जो नक्सलवादियों को जो है इतना लंबा खिंच गया, एक तो प्रगति नहीं थी, वो भड़काने में कामयाब हो जाते थे गांव के भोले भाले लोगों को, जैसा प्रगति जी ने बताया, वो दौर एक था लंबा दौर। लेकिन अब जो है चूंकि विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी भी मजबूत हुई है, आपको लगता है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए हम विकास भी कर पा रहे हैं? क्योंकि नक्सलवादी विकास भी करने देते नहीं थे, वहाँ के लोगों तक न सड़कें पहुँचने देते न जो है शिक्षा जाती थी, इसलिए जो है अब इसका सहारा भी बीजेपी को मिला हुआ, ये मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार में शिथिलता नहीं हुई, शिथिलता हुई तभी तो उन्होंने सर उठाया। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस सरकार ने फिर उस पर काम नहीं किया। उन्होंने मान लीजिए सड़क नहीं बनाई, लेकिन सड़क के लिए समतल भूमि तो बनाई दी। फिर किसी ने सड़क बना दिया, किसी ने स्कूल बना दिया, किसी ने स्वास्थ्य बना दिया, किसी ने इंटरनेट बना दिया। अब बीजेपी की तो देर नहीं है ना, इंटरनेट तो पहले से ही है, लेकिन उसका दुरुपयोग और सदुपयोग में अंतर करना होगा। उसको कहाँ पे जैमिंग कर देना है, कहाँ पे उसको यूज करना है। देखिए, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, राजनेताओं को भी अच्छी तरह समझ रहे, राजनीति और युद्ध नीति दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। युद्ध नीति के बाद रणनीति बनती है। पहले ये लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में पता नहीं ये लोग जो भी करते हो, जिस तरह भी करते हो, किसी को श्रेय देना होता है, किसी से श्रेय लूट लेना होता है और किसी को गलत ठहराना होता है, ये इनका अपना काम हो। ये मेरा विषय भी नहीं है ना, मैं इस पर किस तरह की कोई टिप्पणी दूंगा। लेकिन दूसरी बात होती है नीति बनाना। फिर सरकारें नीति बनाती है, नीति बना करके इस बार ऐसा हुआ है कि नीति बना करके केंद्र की सहमति ली गई। केंद्र ने कहा हम आपको फोर्स देंगे, हम आपको ड्रोन कैमरे देंगे, आपको नाइट विजन कैमरे देंगे, और राज्य सरकारों से भी कहा कि आप इसको पैदा करिए, स्निपर डॉग लाइए, एंटी माइंस की व्यवस्था करिए, उनकी पहचान करिए। बताइए, चंदौली में पूरी PSC के ट्रक उड़ा दी गई थी, अभी भी उड़ा दी जाती है। ये सारी व्यू रचना की आने वाली लड़ाई को हम रणनीति से कैसे लड़े। तो जब तक ये सब मिलजुल के नहीं लड़ेंगे तब तक तो ये दिक्कत आएगी कि नहीं उनकी सरकार है, हम नहीं जानते ये उनकी सरकार नहीं, तब तो हमारे जवान मारे जाएंगे और नक्सलवाद सफल हो जाएगा। इस बार मुझे ये लगता है कि सारे लोगों ने रणनीति अच्छी बनाई। किससे क्या गलती हुई, किससे क्या चूक हो गई, किससे क्या शिथिलता कर दी, कांग्रेस ने क्या कर दिया, बीच पर बीजेपी ने क्या महान काम कर दिया, ये सारा मुद्दा नहीं है। सब मुद्दा ये है कि हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, हमारे जो सैटेलाइट को यूज कराने वाले लोग हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया। मुद्दा इनको आप दोष दीजिए, ना इनको आप 100 में 100 नंबर दीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं देने की। देना है इनको दीजिए, फ्री हैंड कर दीजिए सर। आप जब भी फ्री हैंड करें पुलिस को और अच्छे चुने हुए ईमानदार अधिकारियों को लगाया, वो जान की बाजी पे खेल करके सारा काम उन्होंने किया है। आप थोड़ी ना गए थे करने के लिए, आप भी गए थे, कोई नेता गया था क्या वहां पर? गया, खाना खाया, गया, 4 घंटा रहा, और समस्या करते हैं आप लोग तो पूरा का पूरा कॉरिडोर घेरना पड़ता, हालत खराब हो जाती है भाई साहब पुलिस की। आप जाइए, ये मत, आप ये टीवी बैठे रहिए, बोलते रहिए, ये सारा काम हमारी फोर्स का है। आप उसको सद्भावना दीजिए, आप उसको प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, उसका भोजन पहुंचाइए, उसके घर के लोगों का ख्याल करिए, मर जाने पे उसको सारी चीजें मुहैया कराइए। इतना ही कर दीजिए तो बहुत है। हम तो जान देने के हमारी फोर्स बैठी हुई है, इतना ही कर दिए सारे लोग मिल करके, और आप कर भी रहे हैं इस बार। देखिए, कर भी रहे हैं,
जब आप ये करते हैं तो हमारा पुलिस का मनोबल बढ़ जाता है, सेना का मनोबल बढ़ जाता है, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ जाता है, हमारे अधिकारियों का मनोबल बढ़ जाता है। अब ये सारी लड़ाई हो रही है, उसी में बीच में मानवाधिकार घुसेड़ दीजिए, वो तमाम लोगों को भेज दीजिए भाई देखिए वो गलत है, पकड़ के हत्या कर दी गई है तो मुठभेड़ नहीं हुई है, तो फिर तो फोर्स का मनोबल गिर जाएगा ना। इस बार आपको ऐसा नहीं बहुत सटीक बातें कही है चतुर्वेदी साहब आपने, लेकिन कुछ चीजें दावे किए गए वो बता देता हूँ आपको। गृह मंत्री ने कहा, जब ये दावा किया कि जो है 2026 तक खत्म कर देंगे, तो उन्होंने बहुत डिटेल बताया। उन्होंने कहा देखिए हमने 3 तरह की रणनीति अपनाई। हमने लगातार मुख्यमंत्रियों से बात की, जो प्रभावित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लगातार पश्चिम बंगाल के इलाके, और उनके सीएम से लगातार बात की, मीटिंग करते रहे। उसके बाद हमने जो है विकास के लिए जो धन मुहैया कराया और जो सुरक्षा बलों को हथियार मुहैया कराया। उसके बाद जो केंद्रीय एजेंसियां थी, अतुल सिंघल साहब, उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियां लगातार जो है राज्य की एजेंसियों के संपर्क में रहीं। तो एक तरह से एक कैप्टेंसी वाला मामला भी है। एक कप्तान के तौर पर गृह मंत्री ने जो है पूरी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। धन की समस्या नहीं आने दी, जहाँ जहाँ नक्सलवाद खत्म होता गया वहाँ विकास आगे बढ़ाते गए साथ के साथ। जैसे मान लिए 2-4 गांव वहाँ पर खत्म कर दिया तो वहाँ सड़कें बना दी, फौरन विकास कर दिया ताकि लौट के वहाँ के लोग प्रभावित ना हो पाए। तो ये क्रेडिट देंगे। लेकिन ये बात सही है कि जब एक रणनीति बनाई गई, पूरी इच्छा शक्ति के साथ बनाई गई, मैंने ये कहा था ये समवेत प्रयास हो रहा है, शब्द का प्रयोग किया मैंने, समवेत प्रयास हो रहा है। और उसमें जो लीडर है वो है हमारा गृह मंत्री, वो सारे राज्यों को जोड़ करके उनकी जरूरतों को पूरा करके तथा विकास की प्रणाली को साथ लेके चल रहा है। वो वही चतुर्वेदी साहब, इससे पहले जो है ऐसा दिखता नहीं था, इतना बड़ा प्रयास जो है नहीं दिखता। तभी तो जब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। अब ये जो है अपनी चौकियां बना रहे हैं, वहां पे स्कूल बनाते जा रहे हैं, आगे विकास करते जा रहे हैं, सड़क बनाते जा रहे हैं, उनको जोड़ते जा रहे हैं, जनता के लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करते जा रहे हैं। इस क्रम से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इस क्रम से आगे बढ़ते हैं ना, वो जो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है कि खिचड़ी को किनारे से खाओ और बीच की तरफ बढ़ते जाओ, वो बिल्कुल हो रहा है। तो इस बार बड़ी रणनीति और बड़ी कुशल नीति और युद्ध नीति के साथ सारे लोग मिलकर के, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस साथ बिल्कुल टोटल कमांड मोड में हैं। और उन्होंने बड़े सदाशयता के साथ बड़े राज्यों को इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए, उनके मुख्यमंत्रियों को बहुत ऑनर देते हुए सारे लोगों को जोड़ा है, सारी सेना को जोड़ा है, सारे फोर्स को जोड़ के इसके काम कर रहे हैं। ये उसमें वो साधुवाद के पात्र है, ऐसा होता नहीं जल्दी। मैंने पहले कहा जब नीति बनती है तब राजनीति बनती है, तब रणनीति बनती है, तब युद्ध नीति बनती है। और इस सारी चीजों के लिए उन्होंने एक साथ कंपाइल करके हमारे सामने दिखाया, और हम आपकी टीवी चैनल में देख रहे हैं कि हमें सफलता मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। हम डेट की बात नहीं करते, अगर 27 तक हो जाए तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत राहत की सांस लेंगे कि हमारे जवानों को वहां से फुर्सत मिलेगी, दूसरे कामों में लगेंगे। बिल्कुल। सिंघल साहब, अगर इसको राजनीति में देखें तो बीजेपी तमाम ये सब बातें करने के साथ ये कहना भी नहीं चूक रही है कि देखिए 15 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था तब हम ये सब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है हमें सपोर्ट नहीं करती थी। जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो लोकल वहाँ की चीज़ें हैं, वो हमें उस तरह से नहीं मिल पा रही थी। जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे आई तो उसके बाद हमें मिलना शुरू हुआ। ये जो एक राजनीति है, ये यहाँ पे आप कहीं देखते हैं कुछ? नवीन जी, आपकी आवाज बड़ी कट के मेरे पास आ रही है, सही तरीके से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब वहां पर रमन सिंह की सरकार थी तो केंद्र में दूसरी सरकार थी, और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो वहां पर भूपेश बघेल जी की सरकार थी। और जब तक दोनों राज्यों के बीच में या दोनों सरकारों के बीच में, जैसे डबल इंजन की सरकार का नाम आजकल बीजेपी वाले देते हैं, तालमेल नहीं होगा या राजनीति से उठकर बात नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी समस्या का समाधान होना बहुत कठिन है। अब जब राजनीति से, क्योंकि अलग अलग राज्य इसमें शामिल हैं, आंध्रा की आपने बात की, उड़ीसा की बात की, छत्तीसगढ़ की, जब अलग अलग राज्य सरकारें उसमें शामिल हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें शामिल हैं, लेकिन समस्या सबकी कॉमन है। इस समस्या का कैसे निदान हो, इसको बैठकर जब विचार विमर्श करेंगे, इच्छा शक्ति के साथ करेंगे, तालमेल से करेंगे, तो निश्चित तौर पर हल भी उसका होगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आई, चतुर्वेदी साहब चूंकि पुलिस फोर्स से जुड़े, उनको सारी बातें पता है कि जब जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे, उनको आप सारी की सारी सुविधाएं देंगे और उनको आप फ्री हैंड देंगे कि आप कार्य करने के स्वतंत्र हैं। अटैकिंग मोड पर जब आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप डिफेंसिव रहेंगे, डर डर के काम करेंगे, वोटों को सामने लेकर आएंगे, या तालमेल का आपके अंदर अभाव रहेगा, तो कैसे किसी समस्या का हल हो सकता है। और जब गृह मंत्री इस चीज को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने इस बात का खुलासा किया, पूरी रूपरेखा आपके सामने बताई, तो निश्चित तौर पर वो प्रशंसा के पात्र भी हैं। और इस बात की उम्मीद सकारात्मक तरीके से की जानी चाहिए कि ये नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये बात अलग है, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं
कि जो एक सोच है, सोच के अंदर जो नक्सलवाद है, हो सकता है उसको सोच को बदलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन सशस्त्र जो नक्सलवाद है, इस तरह का जो आतंकवाद है, उसका खात्मा बहुत जल्दी होगा। इस बात की हमें भी पूरी उम्मीद है। अर्बन नक्सलवाद की बात कर रहे हैं तौकीर रजा साहब, ये अर्बन नक्सलवाद बहुत बीजेपी कहती है, क्या है ये अर्बन नक्सलवाद? कौन है अर्बन नक्सलवादी जो है? देखिए, मैं एक अभी हमारी प्रगति जी बोल रही थी, तो मैं उनके लिए एक शेर बोल के मैं आगे की शुरुआत करना चाहूँ। फरेबी बातों से सब घिरे हैं, वरना तेरे लब बताते हैं कि सब झूठे हैं। तो आप बता रहे हैं कि आप बताती हैं कि आपके झीरम कांड की बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे 2013 झीरम घाटी का जब कांड हुआ था, तो उसमें सबको पता है कि इसके पीछे कारण कौन था, किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार से गुटबाजी करके इस प्रकार से हमला किया गया था। उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही के नेता का हाथ नजर आता है। आपके तो नेता सरकार बनाते हुए आए थे, भूपेश बघेल जी की मेरे पास जेब में सबूत है। क्यों चूड़ी पहन के बैठे थे क्या 5 साल तक? क्यों नहीं निकाल के दिखाए सबूत? और आप लोगों ने क्यों आज तक नहीं मांगा भूपेश बघेल से? अभी भी वो है सामने, आपके महासचिव बन गया कांग्रेस के, इसी कारण से उनको प्रमोशन दे दिया गया। मांगो ना सबूत, इतना दम है तुम्हारे में तो क्यों नहीं मांगते? झूठ बोलना आप लोग छोड़ दीजिए साहब। एक बात, दूसरी बात, अर्बन नक्सल की बात करें। अर्बन नक्सल का जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे तो लाल बत्ती देखकर उसको जो है अपने गद्दी में बैठालकर, अपने साथ में बैठाल के रखे रहे भूपेश बघेल जी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यजनक स्थिति कौन पैदा किया था? ये तो इन्होंने हमेशा पाला पोसा बढ़ाया। मैं हमेशा इन पर खुला इल्जाम लगाता रहा, खुलेआम बोलता रहा कि झीरम कांड के सबूत पेश करो, नहीं तो क्या आपके हाथ कट गए, आपकी जेब कट गई, या चूड़ी पहन के बैठे मुख्यमंत्री जी? मैंने खुला बोला था उनके समय में जब, तो उसके बाद भी उन्होंने कभी सबूत सामने नहीं लाया, और ना कि यही आज तक इनके नेता उनसे मांगने की हिमाकत कर बैठते। तो ये सब दिखता है। रही बात मानवाधिकार संगठन को, ये हमेशा बढ़ाते रहे, हमेशा आगे ला दिए। अभी चतुर्वेदी जी की बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोले, बात सही है। जब भी इनकी सरकारें रही तो अपने तरफ से मानव अधिकार संगठन को सामने कर इन्हीं पर, यही हमारे जो जवान है उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते थे, और कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा करते थे। आप अंदाज लगाए कि अभी जब जवान हमारे मारे हैं उन नक्सलियों को, ये उनको शहीद का दर्जा देने को तैयार बैठे थे। बाद में नक्सलियों ने कहा कि नहीं, हाँ वो नक्सली है, तब जाके ये अपने बयान को दर्ज बदलते हैं। तो ये तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कांग्रेसी, और बात करते हैं कि हमने कल हमारी इच्छा शक्ति थी। अगर इच्छा शक्ति थी तो अगर इच्छा शक्ति थी धारा 370 खत्म करके दिखाते ना, हमने करके दिखाया। वहां पर आतंकवाद का आज लगभग समूल नष्ट हो चुका है, कुछ % बचे, वो भी हम उसको खत्म कर देंगे। ये माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है तौकीर साहब, प्रगति वाजपेयी जी कुछ कहना चाहती हैं। प्रगति जी, कमाल है, और ये इच्छा शक्ति है कि आज वो जवानों को फ्री बिल्कुल देखिए चैनल में बैठकर गाल बजाना और जमीन पर काम करना, दोनों पे जमीन आसमान का अंतर है। वक्त बताएगा। ये जो 2025 तौकीर जी आऊंगा, अभी आता हूँ आपके पास। तौकीर साहब आ रहा हूँ। वाले नहीं। तौकीर जी डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। तौकीर जी बोलिए। गरिमा को बनाए रखिए तौकीर जी। मैं कह रही हूँ, ये जो बात कर रहे थे, ये सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, सिर्फ मुंह जो इनका बातें हैं, सिर्फ ये बातें करने का काम करते हैं। वक्त बताएगा बहुत। 2026 मार्च को 1 साल बचा है। ये जो गृह मंत्री जी गाते थे कि हम मार्च 31 मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ अपने समय से पहले अपने टारगेट को अचीव करवाएगा। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपका गृह मंत्री पाटिल जी के तौकीर साहब अभी आ रहा हूँ। तौकीर साहब अभी आ रहा हूँ, बोले। किस मुंह से बात करते हैं? तौकीर साहब अभी आपके पास आऊंगा। आपके केंद्रीय गृह मंत्री जी रायपुर समझ गए थे पाटिल जी, किस मुंह से बात करते हो? और आप बात करते अर्बन नक्सल। तौकीर जी अपनी बारी में बोलेंगे, सुनाई देगा। तौकीर साहब अर्बन नक्सल को जाल बत्ती लेकर चोबा डाल के रखे गए थे। झीरम कांड में भागा हुआ व्यक्ति, जिसको गोली में चाबी लगी हुई, उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो शराब के बारे में अंदर है। किस मुंह से बात करते हो? अरे गैरत मर गई आपकी। अरे नैतिकता कोई होती है? ठीक है तौकीर सुन लीजिए तौकीर जी सुन लीजिए, दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए। इस प्रकार से बातें कैसे करते हैं? तौकीर साहब सुन लीजिए। रमन सिंह जी को नक्सलियों को सही बताते हैं कि उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जवानों को नमन करते, जवानों को याद भी करें उनकी शहादत को। तौकीर साहब सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। बोलिए प्रगति जी, पूरा करिए। मैं कह रही हूँ तौकीर जी तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे सरहद पर लड़कर अभी आकर वापस बैठे हुए हैं। तौकीर जी शांति से बात कीजिए। दूसरी
रहे हैं गलत दरभा बात हमले करेंगी की, तो दरभा बिल्कुल हमले शांति और अशांति वाली बात नहीं होगी। रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच उस मामले की क्यों नहीं कराई? क्यों उन्होंने यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अभी दुरुपयोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं बुला के उन्होंने जांच कराई? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की संलिप्तता थी। कांग्रेस के आपका जो है पूर्व मंत्री कवासी लाख रुपए पैसे कैसे निकाले? तौकीर साहब, मैं आपको मौका दूंगा। तौकीर साहब, आप सुन तो लीजिए एक बार बात। तौकीर साहब, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, आप सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको ना। हमारी कार्रवाई करती है, उस पर शक करते हैं। अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आएगी। आपको मौका दूंगा, आप सुन लीजिए एक बार पहली बात, ठीक है? प्रगति जी अपनी पूरा कर लीजिए, फिर जवाब देंगे तौकीर साहब। 3 बार वही बात बोल चुकी हूँ, लेकिन तौकीर साहब को सुनना नहीं है, ना उन्हें इस बात को जनता तक पहुंचने देना है। इसलिए वे बीच में चिल्ला कर मेरी आवाज को इंटरप्ट करके बात दबाना चाह रहे हैं। ये बात कर रहे दरभा हमले की कि ये मिला हुआ था, ये मिला हुआ था। अरे भैया, इस प्रदेश में सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन था? क्यों आपने केंद्रीय जांच एजेंसियों का उस समय उपयोग नहीं किया? आप जिनका दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे नेताओं की बलि चढ़ी, हमारे नेताओं ने शहादत दी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की किसी मुख्यमंत्री अभी किसी ने क्यों उस समय सीबीआई की जांच नहीं कराई? क्यों? क्योंकि उनकी संलिप्तता थी उसमें, इसलिए उन्होंने जांच नहीं कराई और उन्होंने जांच से परहेज किया। लेकिन प्रगति वाजपेयी जी, प्रगति जी देखिए, वो पुराना मामला है। लेकिन आज के तौकीर साहब बीच में तौकीर साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना। मैं मौका दूंगा आपको, सवाल सुन लीजिए। देखिए प्रगति जी, देखिए गृह मंत्री जो है लगातार बता रहे हैं कि वो कैसी रणनीति अपना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने कैसे कितनी मीटिंग की मुख्यमंत्रियों के साथ, कितनी एजेंसियों के साथ की, इस वजह से जो है कितना हमने पैसा दिया, फंड दिया। ये इन कारणों की वजह से आज ये हमें सफलता मिल रही। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, कभी कोई रणनीति सामने नहीं आती थी आप कांग्रेस जमाने में। ये बात अंतर देखा जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, 2014 से हम रणनीति सुन रहे हैं। इनमें यदि ताकत होती नक्सलवाद, आतंकवाद को जड़ से मिटाने की, तो आज 11 साल से ये सत्ता पर बने हुए हैं। अभी भी समय पर समय दे रहे हैं, अब खत्म होगा। तो समय का सभी इंतजार करते हैं। ये सिर्फ हल्ला पीटने का काम करते हैं, ढोल पीटने का काम करते हैं। हकीकत से बहुत दूर है। और नेताओं को सलाम है जिन्होंने इतनी बड़ी आज नक्सलियों का जो खात्मा किया, उसमें इस प्रदेश के जवानों को सलाम है जिन्होंने लगातार डटकर और नक्सलवादियों का मुकाबला किया। ठीक है, तौकीर साहब बोलिए। अब किस मुंह से बात करते हैं साहब? सरकार इनकी रही केंद्र में, हमारे से ज्यादा। हमारी तो अभी मात्र 11 वर्ष हुए हैं सरकार को आए। इसके पहले से नक्सली समस्या थी। आपकी सरकारें रही, क्यों चूड़ी पहन के बैठे रही? मैं तो बताया कि केंद्र में एक राज्य, पूरे देश में कई बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उसको निपटारा क्यों नहीं कर पाए? और नक्सल तो मतलब आप ही के समय में, आपकी सरकार में बढ़ता रहा। आपको लगाम लगाना पड़ा, आपने तो पालते रहे। मैं तो बताया आपको, जीता जागता उदाहरण है कि आपके मुख्यमंत्री यहाँ आने के बाद 5 वर्षों में लाल बत्ती देकर बैठ गए नक्सल को, और सारी सूचनाएं लीक होती रही। आप किस्मों से बात करते हैं? जीवन कांड का सबूत क्यों नहीं निकाल के दिखाए? जांच की बात करते हैं, एनआईए से जांच की मांग कर रहे थे। हमने, हमारी रक्षा मंत्री की सरकार ने एनआईए को जांच को लिखा, एनआईए ने जांच करना शुरू कर दी। और इन्होंने बोला आपके मुकदमे के लिए मेरे पास सबूत है, तो भी निकाल के दिखाए। चूड़ी पहन के बैठे हैं, आज तक चूड़ी पहन के बैठे हैं। बोलो फिर कि चूड़ी पहन के बैठे हैं, मुझे धैर्य जमा के बैठे रहे। अरे इतना ही दम था तो निकालते सबूत। 5 साल पूरी सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं करे? एक योजना बताइए, एक ठोस कार्रवाई बताइए। 5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? एक जवान मारने के लिए आपने कोई स्कीम चलाई हो, कोई योजना बनाई हो, या कोई निर्देश दिया हो हमारे से जवानों को? और जवानों की शहादत की बात करते, आपसे नक्सलियों को शहादत को सलाम करने वाले लोग जवानों से की शहादत को कब से सलाम कर देंगे? ठीक है तौकीर साहब, आपने बहुत करिए। ये दो गले नहीं चलेगी, जनता सब देख रही है, सब जानती है। ये हमारी सरकार है, ठोस कार्रवाई करती है, ठोस नीति बना के काम करती है। उसका नतीजा है आज जो है अंतिम सांस ले रहा है नक्सल। ठीक है तौकीर साहब, नक्सल अंतिम सांस ले रहा है। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, एक टेक्निकल सवाल है कि बार बार अगर ये कहा जा रहा है 31 मार्च 2026 को, आप कह रहे हैं 27 तक हो जाए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। ये कैसे माना जाएगा कि अब नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या परिभाषा होगी इसकी? ये मेरे गले उतर नहीं रही बात। फिर भी जब भी खत्म हो जाएगा किसी डेट पर, तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि अब खत्म हो चुका है? देखिए, उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते हम कि नहीं इसी तारीख को ये खत्म हो जाएगा। कोई परीक्षा तो है नहीं, ये तो युद्ध है ना। युद्ध की शुरुआत होने की डेट तो हो सकती है कि हम आज से युद्ध शुरू करेंगे, लेकिन खत्म हो जाएगी इसकी डेट कैसे हो सकती है?
नहीं, मैं चलिए जब तक कि मैं डेट पर नहीं जा रहा, लेकिन जब भी खत्म होगा तो इसकी क्या मतलब कैसे जांचेंगे कि हम ये खत्म हो गया है? क्या डिफिनेशन होंगी, क्या मतलब क्या होगा? मतलब जैसे वो जो इनके जो बड़े नक्सली हैं वो मार दिए जाएंगे, एक के बाद दूसरा पैदा हो जाता है, फिर तो क्या होगा? मतलब सारे सब जगह सड़कें पहुंच जाएंगी, सब जगह विकास, क्या कोई परिभाषा है इसकी? बिल्कुल है परिभाषा, बड़ी सीधी सी परिभाषा। जब हर जगह विकास पहुंच जाएगा, जब सारे लोग जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये महसूस करेंगे कि अगर वो नक्सलवाद से जुड़ेंगे तो मार दिए जाएंगे, नस्तानाबूद किए जाएंगे, उनके घर गिरा दिए जाएंगे, उनसे सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी और वो जेल में डाल दिए जाएंगे, उन पर अदालतें कार्रवाई करेगी। ये जब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा तब तक वो इस तरह हरकतें करते रहेंगे। ये बैरियर बन जाएगा कि हमें तो सारी सुविधाएं मिल गई, हमें जो भी सुविधाएं, एक बुनियादी सुविधा होती है, खाना पीना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, इंटरनेट, जो भी चीजें होती है, स्वास्थ्य, सब मिल गई, तब उनकी डिमांड नहीं रहेगी तो कहेंगे तो जबरदस्ती सर उठा रहे हैं। और जब सर उठाएंगे या तो मारे जाएंगे या जेल जाएंगे या जनता के साथ मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। उस दिन हमें महसूस हो जाएगा कि ये समाप्त हो चुका है, कोई आवश्यकता नहीं है। और जनता को भी महसूस हो जाएगा कि ये व्यर्थ में पागलों की तरह चिल्ला रहा नक्सलवाद नक्सलवाद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। जो भी समस्या होती है ये इसी जगह दम तोड़ देती है। कोई भी नक्सलवाद का साथ नहीं देगा, कोई उनके लिए आंदोलन पर नहीं निकलेगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा। जब हाथ में कलम रहेगी, शिक्षा रहेगी, रोजगार रहेगा, उनके पास जो उनकी कौशल योजना होगी जिसमें वो कौशल विकास के साथ अपने क्षेत्र की चीजों को बनाएंगे, बेचेंगे, तो उन्हें हथियार की क्या जरूरत है? सब चीज उन्हें जो चीज चाहिए वो मिल गई तो नक्सलवाद तो अपना दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ दिया तो औचित्य खत्म हो गया, जब औचित्य खत्म कर दिया उसने तो ये हटा दिया जाएगा जनता के द्वारा। जनता खुद ही भगा देगी, नकार देगी और वो वोट डालेगी, मुख्य धारा में जुड़ेगी, सरकार के कार्यों को पूरा करेगी, अपने कार्यों को पूरा करेगी। ये सीधी सी परिभाषा, इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं। ठीक है, ठीक है। अतुल सिंघल साहब, कश्मीर में जब कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया है, उसके बाद अचानक फिर देखा हमने घटनाएं बढ़ गई, मजदूरों को मारा जाने लगा, वहां पर बहुत सारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी फिर दोबारा घुस गए और केंद्र कहता है कि वहाँ अब आतंकवाद नहीं है, काफ़ी पर्यटक भी बढ़ गए वहाँ पर। तो वहाँ जो छत्तीसगढ़ वगैरह इलाका, वहाँ पर्यटन तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि इतना वहाँ विकास नहीं है। तो कैसे मान लेंगे जो है, क्योंकि जो सरकारी परिभाषा है वो ये कहती है कि 98% घटनाएं अगर हर थाने में, अगर राज्य के 98% थानों में अगर 1 साल तक कोई वारदात नहीं होगी, यानी अगर 31 मार्च 2026 कहा जा रहा है तो 31 मार्च अगले 2027 तक अगर 98% थानों में कोई वारदात नहीं होगी नक्सलवाद की, तब ये घोषणा की जाएगी कि देखिए अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये आपको लगता है कितना आसान होगा? देखिए, आसान और मुश्किल का तो जैसे एक तारीख में बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आपने कहा कि 98% ये सरकारी भाषा हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर घटनाएं वहां पे हो रही हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं है। हताशा के अंदर जो आतंकवादी हैं वो घटनाएं करते हैं, या मान लीजिए पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद है वो होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू क्या समझने वाला है, जैसे मैं पूर्वोत्तर की दोबारा बात करूंगा आपके सामने, उल्फा होती थी, अब आपको पता है कि वहां पे शांत असम में मिजो विद्रोही थे, नागा विद्रोही थे, मणिपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो अलग अलग राज्यों में विद्रोही थे। अब जब लोगों को खुद महसूस होने लगता है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो गए और जिस प्रकार की घटनाएं पहले होती थी, वहां पे वसूली की या उनको किडनैप करने की, वो घटनाएं होनी बंद हो गई। तो इसी प्रकार जब घटनाएं छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, दूसरे राज्यों में होनी बंद हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर लोगों को अपने आप लगने लगेगा कि यहाँ पर नक्सलवाद खत्म हो गया है। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का घटनाएं हो सकता है कुछ समय तक चलती रहे, लेकिन अपने आप धीरे धीरे जब नकेल कसती है सरकार की और सरकार सही मंशा से काम करती है तो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं, इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं वो अपने आप में दम तोड़ने लगते हैं। तो हमें भी यही मानना चाहिए कि 31 मार्च 2026 तक अच्छा है, अगर हो जाए तो, नहीं होता है तो थोड़ा आगे पीछे, लेकिन इसके रिजल्ट दिखाई देंगे और दिखने भी चाहिए और लोग खुद इस बात को महसूस करेंगे कि हाँ, नक्सलवाद का खात्मा हो गया या होने वाला है, होता दिखाई दे रहा है। नवीन जी। ठीक है, प्रगति जी आवाज आ रही है आपको? प्रगति जी संपर्क में है आप? हाँ जी हूँ। प्रगति जी, देखिए जिस तरह से ये ऐलान करके जो है नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इतिहास में एक जो है एक मुकुट की तरह जुड़ जाएगा इस देश का इतिहास में कि जो समस्या कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई। बार बार कश्मीर का उदाहरण दिया जाता है, कश्मीर में जो है बीजेपी सरकार आई, आतंकवाद खत्म हो गया। इसी तरह नक्सलवाद खत्म करने का भी जो है तमगा उन्हीं को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए बड़ी बेचैनी की बात होगी फिर। सर देखिए, युद्ध जब शुरू होता है, मैं बहुत अच्छी बात सुन रही थी अभी, शायद वरिष्ठ पत्रकार या IAS ऑफिसर जो बात कह रहे थे कि युद्ध जब
शुरू होता है, युद्ध का बिगुल बजता है, युद्ध समाप्ति का बिगुल कहीं नहीं बजता, या ये घोषणा नहीं होती कि युद्ध कब समाप्त होगा। तो देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी यदि ऐसा हो जाए और इसका क्रेडिट भले भारतीय जनता पार्टी ले जाए, पर ऐसा होना हकीकत पे ये कितने परसेंट हो पाएगा ये संशय वाली बात है। और ऐसा नहीं है, हर पार्टी ने, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के संचार माध्यम कब थे, कम थे उस समय, सुविधाएं कम थी। जैसे जैसे देश प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे संचार के और दूसरे माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। उसका क्रेडिट किसी पार्टी को नहीं जाता, उसका क्रेडिट जाता है जो इस देश की जनता विकास कर रही है, समझदार हो रही है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ रही है। तो ये सारी चीजें किसने दिया? माननीय राजीव गांधी जी ने दिया। माननीय राजीव गांधी जी को याद किया जाएगा। और आपको ज्ञात है, पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है कि सिर्फ ढोल पीटने का काम करती भारतीय जनता पार्टी, ऐसे क्रेडिट बोल कर नहीं लिया जाता। और वक्त बताएगा। बहुत, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छा होगा यदि मार्च 2025 की तरह दोबारा समय मिल गया कि 26 में खत्म हो जाए, तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रदेश के लिए। ठीक है प्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छा। तौकीर जैसा आखिरी कमेंट। देखिए, हमने वादा किया है और हमारा टारगेट, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ये चाह रही है कि हम समय से पहले अपने टारगेट को पूरा कर दें। हमारा टारगेट बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम मार्च 2026 तक जो है खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हमारे को लगता है, जो हमारी जवान जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार जिस प्रकार से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लगी हुई है, तो वो यही चाहती है कि हम उसके पहले, अपने समय से पहले अपने टारगेट को पूरा करके वहां पर विकास की गंगा बहा दें। नियर जलवार योजना का जो उदाहरण जीता जागता है, यही बताता है कि वहां पर जो मूलभूत जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, उसको निराकरण जो है नियर जलवार योजना के तहत कर दिया गया है। जवान जो बहकते थे, उनकी तरफ चले जाते थे, वो आज नहीं जा रहे, कोशिश कर रहे हैं। ये भी अपने आप में उपलब्धि है और इसी कारण से वो हमारे को सरेंडर भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग अगर ठान के बैठे हैं कि हम बुलेट ही संभालेंगे, तो उनकी बात अलग है। हम उसको बिल्कुल ठीक है। बहुत कम तो देश की बहुत बड़ी समस्या, दशकों से जो है परेशान लोग जो है, अगर ये समस्या खत्म होती तो भले क्रेडिट किसी को जाए, देश का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने सभी मेहमानों का। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।